दिल्ली के सिविल लाइंस थाने की घड़ी रात के 2 बजा रही थी। हवा में हल्की सी ठंडक और शहर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा अपने चरम पर था। ऐसे वक्त में पुलिस की एक जीप पूरे शोर के साथ तिहाड़ जेल की ओर बढ़ रही थी। जीप के पिछले हिस्से में बैठी थी एसपी चारू मिश्रा, एक बेहद तेज तर्रार महिला अफसर जिसकी ईमानदारी और सख्त रवैये की मिसाल पूरे महकमे में दी जाती थी। लेकिन आज हालात कुछ और थे। चारू के दोनों हाथ हथकड़ियों में जकड़े थे और उसकी आंखों में बेबसी की वो चमक थी जो उसने शायद ही कभी किसी को दिखाई हो। जीप चला रहा था दरोगा अशोक त्यागी, तिहाड़ का एक सीनियर जेल अफसर जिसकी वफादारी अक्सर संदेह के घेरे में रहती थी। वह पीछे मुड़मुड़ कर एसपी चारू की आंखों में झांकता जा रहा था, मानो उसके जहन में कुछ और ही चल रहा हो। मैडम, आप जैसे अफसरों के लिए तिहाड़ भी छोटा पड़ता है, अशोक ने व्यंग्य में कहा। चारू ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप बैठी रही, मगर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी पीड़ा। 3 घंटे पहले चारू मिश्रा को अचानक ही निलंबित कर गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोप था, एक एनजीओ की महिला ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। मीडिया में खबरें उड़ने लगी थीं, एसपी चारू मिश्रा गिरफ्तार, सत्ता का गलत इस्तेमाल। चारू जानती थी कि ये एक गहरी साजिश है। उसने पिछले ही हफ्ते एक प्रभावशाली मंत्री के बेटे को मानव तस्करी के केस में गिरफ्तार किया था और वही अब इस गंदी चाल का मास्टरमाइंड था। पर इस बार मामला कुछ अलग था। चारू को ना किसी थाने में रखा गया, ना कोर्ट में पेश किया गया। उसे सीधे तिहाड़ जेल में भेजा जा रहा था। और ये सब हो रहा था रात के अंधेरे में, बिना किसी आधिकारिक आदेश के। तिहाड़ जेल का गेट खुला। अंदर का माहौल हमेशा की तरह भारी और डरावना था। हर कोने में सीसीटीवी कैमरे, लंबी दीवारें और सन्नाटे में गूंजती जूतों की आवाजें। चारू को जेल के ब्लॉक नंबर 9 में ले जाया गया, महिला कैदियों की विशेष बैरक। मगर दरोगा अशोक उसे उस बैरक में न ले जाकर जेल के पुराने ब्लॉक की तरफ ले गया, जहां आजकल मरम्मत चल रही थी और सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चारू ने पहली बार आवाज उठाई। अशोक ने कोई जवाब नहीं दिया। 2 और पुलिस वाले उनके साथ थे, दोनों नकाब में, और दोनों ही गेट बंद करते जा रहे थे। चारू अब समझ चुकी थी, वो सिर्फ एक कैदी नहीं बल्कि एक शिकार बन चुकी थी। तिहाड़ जेल का पुराना ब्लॉक अब लगभग खाली पड़ा था। यहाँ कभी कुख्यात अपराधियों को रखा जाता था, लेकिन कुछ महीनों से यह मरम्मत के नाम पर बंद था। कोई कैदी यहाँ नहीं था, बस दीवारों पर चिपका सन्नाटा और अंधेरे में डोलती परछाइयां थीं। दरोगा अशोक ने ब्लॉक का भारी दरवाजा खोला और चारू को अंदर धकेल दिया। दरवाजा बंद करो, अशोक ने आदेश दिया। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और एक भयानक खामोशी कमरे में गूंजने लगी। अंदर सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी, एक टेबल और कोने में पड़ा एक कैमरा जो शायद अब भी चालू था। चारू ने अपनी हथकड़ियों को देखा और फिर अशोक की आंखों में झांका। जो करना है वही यहीं करोगे ना? अशोक चुप था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। नफरत, वासना और बदला तीनों उसमें उबाल खा रहे थे। मैं जानती हूं ये सब क्यों हो रहा है। चारू की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसकी रीढ़ सीधी। तूने मंत्री के बेटे को गिरफ्तार किया था, जेल में नंगा करके घसीटा था। अब वही तू भुगतेगी। अशोक ने उसके सामने टेबल पर एक पुराना फाइल पटका। चारू ने देखा, वही फाइल जो उसने महीनों पहले बंद की थी। एक मामला था महिला कैदियों के शोषण का, जिसमें अशोक खुद शक के घेरे में था, लेकिन मंत्री की सिफारिश पर केस रफा-दफा हो गया था। तूने मेरा ट्रांसफर रुकवाया था, याद है? अशोक फुफकारा। अब मैं तुझे दिखाऊंगा असली कानून क्या होता है।
चारू की नजरें कमरे में घूमी। हर कोना देखा, उसे रास्ता तलाशना था। वो भले ही हथकड़ी में थी, मगर उसका दिमाग अब भी खुला था। उसने धीरे से एक कोना नापा, जहां सीलन भरी दीवार थी और उसके पीछे शायद निकलने का कोई गुप्त दरवाजा हो। तो अब क्या करोगे? चारू ने पूछा, व्यंग्य से नहीं, एक फांस की तरह, जो हर औरत से किया जाता है जिसने मर्द की ताकत को ललकारा हो, अशोक ने कहा और आगे बढ़ा। चारू ने मौके का इंतजार किया और जैसे ही अशोक ने पास आकर उसका कंधा पकड़ा, उसने अपने सिर से जोरदार टक्कर मारी। ठाक! अशोक लड़खड़ा गया। चारू ने अपनी हथकड़ी की जंजीरें कसकर उसकी गर्दन में लपेट दी। तू जानता है मैं कौन हूँ? चारू फुंफकारी, मैंने तेरे जैसे भेड़ियों को जेल की हड्डी तोड़ कोठरी में डाला। अगली सुबह जंगल का चौकीदार। चारू ने अपने मुखबिरों को एक्टिव किया। एक बूढ़ा चौकीदार जो गांव के बाहर सोता था, उसने बताया, मैडम, हर शनिवार रात एक सफेद रंग की वैन आती है। उसमें दिल्ली नंबर प्लेट लगी है। ड्राइवर कोई दिल्ली पुलिस का आदमी है। उसने खुद कहा था, यह सरकारी आदेश है, रोकना मना है। चारू समझ गई, यह दिल्ली के ऊपरी तबके की मिलीभगत है। शनिवार की रात जाल बिछाया गया। चारू ने वर्दी नहीं पहनी, काले कपड़ों में जंगल में छुपी रही। उसके पास सिर्फ एक वायरलेस और एक रिवॉल्वर था। रात के 11:38 दूर से हेडलाइट्स दिखीं। एक सफेद वैन धीरे धीरे पहाड़ियों के बीच से निकली। उसमें से दो आदमी उतरे और जंगल की झाड़ियों में से एक लड़की को खींचते हुए लाने लगे। चारू ने रिवॉल्वर निकाली, रुको, पुलिस। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके सिर पर वार किया। चारू बेहोश हो गई। आंख खुली, कच्चे कमरे में। चारू की आंख खुली। उसके हाथ बंधे थे। सामने बैठा था वही शख्स जिसने उसे ट्रांसफर करवाया था। मंत्री श्री चौबे का पा। एसपी मैडम, लगता है आपको पुराने तिहाड़ वाले सबक से कुछ सीखा नहीं। चारू मुस्कुराई, पर तुम्हें शायद यह नहीं पता कि इस बार मैं अकेली नहीं आई। बाहर जंगल में गोली की आवाज गूंजी। एसीपी नवनीत जंगल में घुस चुका था, दिल्ली से बिना इजाजत अपनी टीम के साथ। चारू कहाँ है? नवनीत की गरजती आवाज और गोलियों की बौछार ने पूरे रैकेट को हिला दिया। जंगल की रात अब गोलियों की आवाज से थर्रा उठी थी। सफेद वैन के आसपास अंधेरा सुलग रहा था और चारों ओर डर के साए तैर रहे थे। एसीपी नवनीत राणा और उसकी त्वरित कार्रवाई टीम ने जंगल को चारों ओर से घेर लिया था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी, एसपी चारू मिश्रा कहाँ है? चारू की आंखों के सामने साया। चारू बेहोश होने के बाद जिस कमरे में थी, वह एक अस्थायी शिविर था, पत्थरों और लकड़ी से बना, जो वैन से करीब आधा किलोमीटर दूर था। उसके हाथ बंधे हुए थे और पास में दो बंदूकधारी पहरा दे रहे थे। एक शख्स धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, लंबा, सफेद कपड़ों में, आंखों में चश्मा और चाल में अजीब सुकून। उसने कहा, तुम नहीं जानती, तुम्हें फंसाने वाले सिर्फ मंत्री या दरोगा नहीं थे, वो तो मोहरे थे। चारू ने उसे ध्यान से देखा। उसकी याददाश्त तेज थी, यह वही चेहरा था। उसकी याददाश्त तेज थी, यह वही चेहरा था जो उसे कई बार राज्यसभा के गलियारों में दिख चुका था। तुम? राज्यसभा उपसभापति राघवन सिंह। राघवन मुस्कुराया, हमारा धंधा शरीरों का नहीं, सत्ता का है। तुमने तिहाड़ में हमारा एक छोटा लिंक तोड़ा था, अब तुम पूरी चेन तोड़ने चली आई हो। बाहर गोलीबारी जारी थी। एसीपी नवनीत धीरे धीरे हर वैन और टेंट की तलाशी कर रहा था। तभी एक मुखबिर दौड़ता हुआ आया, सर, ऊपर पहाड़ी की तरफ एक केबिन है। वहां कई लोग कैद में रखे गए हैं।
नवनीत ने दो कमांडो को इशारा किया। चारू को कुछ नहीं होना चाहिए। अंदर आखिरी बातचीत। राघवन ने चारू की ओर झुकते हुए कहा, अगर तुम आज माफी मांग लो तो तुम्हें सिर्फ ट्रांसफर मिलेगा। अगर नहीं तो अगले 48 घंटे में तुम्हारा नाम भी लापता हो जाएगा, उसी फाइल में जहां सानवी की जगह बनी हुई है। चारू ने उसकी आंखों में देखा, फिर थूक निगलते हुए कहा, जिस दिन औरत डरना छोड़ देती है उसी दिन तुम्हारे जैसे लोग मिट जाते हैं। उसने धीरे धीरे अपनी बंधी हुई उंगलियों को हिलाया और अपनी घड़ी के नीचे लगे बटन को दबाया। बटन दबते ही एक माइक्रोचिप एक्टिव हो गई और दिल्ली हेडक्वार्टर को एक लाइव सिग्नल चला गया। ठीक उसी पल नवनीत पहाड़ी पर पहुंचा। उसे चारू की घड़ी का ट्रैकिंग सिग्नल मिल गया था। कमांडो ने ग्रेनेड छोड़ा और धुएं के साथ शिविर का दरवाजा उड़ा। चारू के सामने खड़ा राघवन पीछे हटा, लेकिन चारू पहले ही कुर्सी से उठ चुकी थी। एक पहरेदार को धक्का दिया और उसकी बंदूक पकड़ ली। ठाक, गोली चली। एक आदमी गिरा। दूसरे ने पीछे से वार करना चाहा, लेकिन एसीपी नवनीत कंधे से दरवाजे को तोड़ते हुए अंदर आया। चारू, यहां हूं। दोनों की आंखें मिली, जैसे जिंदगी की डोर फिर से जुड़ गई हो। सुबह 5 बजे जंगल खाली। 25 लड़कियां आजाद की गईं। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। राघवन सिंह भागने की कोशिश में था, लेकिन उसे हेलीकॉप्टर से उड़ने से पहले ही सीबीआई ने दबोच लिया। चारू और नवनीत दोनों के कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, पर चेहरों पर संतोष था। 3 दिन बाद संसद में हंगामा। राज्यसभा की कार्यवाही में उस दिन किसी ने सोचा नहीं था कि एक महिला अफसर सरकारी गेट से वर्दी पहनकर सबूतों की फाइल लेकर अंदर प्रवेश करेगी। चारू मिश्रा संसद की आंतरिक कमेटी के सामने पेश हुई। उन्होंने तिहाड़ ट्राइबल जोन, जंगल की घटना और सबूतों के साथ राघवन सिंह की रैकेट को एक्सपोज किया। पूरा सदन स्तब्ध था। नवनीत वहीं खड़ा था, संसद के बाहर। चारू जब बाहर आई तो नवनीत ने कहा, तुमने जंगल से संसद तक लड़ाई लड़ी और हर जगह जीती। चारू ने हल्के से उसकी उंगली पकड़ी, पर ये आखिरी लड़ाई नहीं थी। अगर तुम साथ हो तो आगे की भी लड़ सकती हूं। तिहाड़ की गलियों से होते हुए, जंगल की आग को पार कर संसद तक सच्चाई की लौ लेकर पहुंची एसपी चारू मिश्रा अब देश भर की आवाज बन चुकी थीं। उनके साहस, रणनीति और बलिदान ने न केवल एक संगठित अपराध रैकेट को उजागर किया, बल्कि कई लाचार लोगों को नया जीवन दिया। पर सबसे बड़ा बदलाव चारू की अपनी जिंदगी में होने वाला था। दिल्ली महिला सुरक्षा आयोग विशेष बैठक। बैठक में चारू को डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर पदोन्नत करने की घोषणा हुई। लेकिन इसके साथ एक विशेष प्रस्ताव भी था। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, चारू। आप चाहें तो बाल सुरक्षा प्रकोष्ठ की विशेष जिम्मेदारी ले सकती हैं, जहां हाल ही में रेस्क्यू की गई अनाथ बच्चियों को एक संरक्षक की जरूरत है। चारू को प्रस्ताव अजीब नहीं लगा, मगर दिल में कुछ हिल गया। उसे याद आया, जंगल से छुड़ाई गई उन लड़कियों में एक छोटी सी बच्ची थी, करीब 7 साल की। नाम था गुड़िया। 3 दिन बाद सरकारी आश्रय गृह दिल्ली। चारू गुड़िया से मिलने पहुंची। बच्ची बालकनी में बैठी थी, हाथ में छोटा सा खिलौना और आंखें आसमान में टिकी हुई। गुड़िया, चारू ने पुकारा। बच्ची धीरे से उसकी तरफ मुड़ी और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो दौड़कर चारू के गले लग गई। आप वापस आ गईं? आप मुझे फिर ले जाएंगी ना? चारू कुछ पल चुप रही, फिर उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम मेरे साथ रहोगी हमेशा। उसी शाम एसीपी नवनीत का घर। चारू, नवनीत और गुड़िया डिनर कर रहे थे।
माहौल बहुत हल्का और घरेलू था। गुड़िया ने दोनों से पूछा, आप लोग शादी क्यों नहीं कर लेते? चारू और नवनीत दोनों चौंक गए, फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। नवनीत ने हल्के से गुड़िया से कहा, हम सोच रहे हैं, शायद जल्दी ही। रात के 12 बजे चारू को एक लिफाफा मिला। गेट के नीचे से कोई चुपके से एक लिफाफा डाल गया था। अंदर सिर्फ एक फोटो थी, चारू की संसद के बाहर खड़े नवनीत के साथ। नीचे लिखा था, तुमने राघवन को गिराया, पर राजा अब भी जिंदा है। अगला निशाना वो है जिसे तुम दिल कहते हो। चारू की उंगलियां सख्त हो गईं। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे कुछ सोच रही हो। अब मेरी लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, मेरे परिवार के लिए भी है। दिल्ली के एक शांत से सरकारी गेस्ट हाउस में आज एक निजी समारोह था। फूलों से सजी छत, हल्की लाइटिंग और सुरक्षा के घेरे में सादगी से आयोजित हो रही थी एसपी चारू मिश्रा और एसीपी नवनीत राणा की सगाई। चारू के चेहरे पर एक नई चमक थी। लोग बाग कह रहे थे, लोहे जैसी महिला को अब एक ऐसा साथी मिला है जो खुद भी फौलाद है। गुड़िया छोटी गुलाबी फ्रॉक में फूलों की टोकरी लेकर इधर उधर भाग रही थी। नवनीत ने चारू का हाथ थामा और कहा, हर लड़ाई के बाद जीतने का असली सुख तब आता है जब कोई साथ चलने वाला हो। चारू ने उसकी आंखों में देखा, अब हर युद्ध हम साथ लड़ेंगे। लेकिन उसी वक्त गेट पर हलचल हुई। एक फूलवाले की आड़ में घुसे दो नकाबपोश लोगों ने स्टन ग्रेनेड फेंका। धमाका, भीड़ चीख पड़ी, सभी जमीन पर गिर पड़े। और इसी अफरातफरी में गुड़िया को उठाकर दो लोग एक काली वैन में डालकर निकल गए। चारू बेहोश हो चुकी थी। नवनीत ने जैसे तैसे उठकर उसे संभाला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने सबसे पहले पूछा, गुड़िया कहाँ है? दूसरे दिन एक और लिफाफा। चारू को एक और लिफाफा मिला। इस बार उसमें गुड़िया की चूड़ियां थीं और एक नोट, अगर तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारी बेटी नहीं बचेगी। राघवन तो मोहरा था, अब राजा खुद खेल में है। अगर गुड़िया चाहिए तो डिग चारू मिश्रा को त्याग देना होगा। दिल्ली छोड़ो, वरना गुड़िया की चीखें तिहाड़ से भी दूर सुनाई देंगी। चारू की आंखें नम हो गईं। वो बच्ची सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं थी, अब उसकी रूह बन चुकी थी। नवनीत ने उसके कंधे पर हाथ रखा, डर मत, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। चारू ने निर्णय लिया, वो लड़ाई छोड़ने नहीं, अब अंत तक लड़ने को तैयार है। उसने उसी दिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी भेजी, मैं अब सिर्फ डिग नहीं, एक मां हूं, और एक मां से बड़ा कोई पद नहीं होता। मैं अब उस राजा को खोजकर रहूंगी जो छुपकर बच्चियों का जीवन खरीदता है। इस बार वो जेल नहीं, जमीन पर गिरेगा। जब हम 6 साल पहले आईपीएस ट्रेनिंग में मिले थे, उसी दिन से कुछ था, पर तुम हमेशा इतनी मजबूत, इतनी दूर, इतनी ऊंचाई पर थी कि मुझे लगा मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। चारू की आंखों में नमी आ गई, लेकिन वो मुस्कराई, मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल भी इतना बहादुर निकलेगा। अब जान गई हो तो क्या जवाब है? नवनीत की आवाज में एक थरथराहट थी। चारू ने चाय की आखिरी चुस्की ली और कहा, जवाब वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, लेकिन इतना जरूर जान लो, अब तुम सिर्फ एक साथी नहीं, मेरी रूह के सबसे करीब हो। नवनीत कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ देखता रहा उस महिला को जिसने एक रात में न सिर्फ अपनी इज्जत वापस ली, बल्कि सिस्टम की गंदगी को धो डाला। सुबह के 8 बजे का वक्त था। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में हलचल शुरू हो चुकी थी। सभी अखबारों में एक ही नाम छाया हुआ था, एसपी चारू मिश्रा। लेकिन जब चारू अपने केबिन में पहुंची
तो टेबल पर एक लिफाफा रखा था, लाल सील वाला। चारू ने उसे खोला। यह एक ट्रांसफर ऑर्डर था। आपको तत्काल प्रभाव से पूर्वोत्तर जिले के रिमोट ट्राइबल एरिया में स्थानांतरित किया जाता है। उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, सिर्फ एक ठंडी मुस्कान थी। उसी वक्त दरवाजा खुला। एसीपी नवनीत अंदर आया। मुझे खबर मिली। तुम्हारा ट्रांसफर? चारू ने धीरे से कहा। जिसने उजाला किया है उसी पर अब अंधेरा थोपने की कोशिश हो रही है। उसी दिन शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास। वहां एक बंद कमरे में बैठे थे गृह सचिव, विवादित मंत्री श्री चौबे और 2 वरिष्ठ अधिकारी। वो लड़की बेकाबू हो चुकी है, मंत्री फुफकारते हुए बोला। मेरे बेटे को जेल भेज दिया, अब मुझे भी घसीटने चली है। उस एसीपी को भी लाइन में लगाओ। सर, गृह सचिव ने धीरे से कहा, चारू का ट्रांसफर कर दिया गया है। लेकिन मीडिया उसके पक्ष में है और जनता भी। मंत्री ने मेज पर मुक्का मारा। जनता कुछ नहीं कर सकती। हमें सिस्टम संभालना आता है। फिर एक और चाल चले, उसे वहां भेजकर जहां ना कोई कानून हो ना कैमरा। अगले दिन चारू का विदाई समारोह। चारू के ऑफिस के बाहर पुलिसकर्मी, पत्रकार और एनजीओ के प्रतिनिधि खड़े थे। सबकी आंखों में आदर था। एसीपी नवनीत ने चारू को सलामी दी। तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है, पर मेरी उम्मीदें नहीं। मैं यही हूं तुम्हारे लिए हमेशा। रात के 2 बजे थे। दिल्ली पुलिस के खुफिया सेक्शन की लाइटें जल रही थीं। दिग चारू मिश्रा ने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। सगाई, पद, आराम, अब उसके लिए सिर्फ एक मिशन था, गुड़िया को वापस लाना, जिंदा। एसीपी नवनीत राणा उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर साथ था। कड़ी 1, राजा कौन है? सीबीआई की गोपनीय जांच और रॉ की फाइलों को मिलाने पर चारू को एक ऐसा नाम मिला जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। राजा कोई माफिया नहीं, कोई तस्कर नहीं, बल्कि देश की किशोर न्याय सुधार समिति का अध्यक्ष था। नाम डॉक्टर सुशील माथुर। वह दिखने में बेहद सभ्य, समाजसेवी और बच्चों के अधिकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने वाला शख्स था। मगर पर्दे के पीछे वह देश विदेश में बच्चियों की तस्करी और अंग व्यापार का सरगना था। कड़ी 2, गुड़िया कहाँ है? दिल्ली के बाहर एक फार्म हाउस, वहां रखी जाती थी खास बच्चियां। जीपीएस ट्रैकिंग, वायरल मेल और खुफिया कॉल्स के माध्यम से चारू और नवनीत ने उस फार्म हाउस को चिन्हित किया। मगर यह मिशन कानूनी नहीं था। सरकार में बैठे लोग अब भी राजा को बचाने की कोशिश कर रहे थे। चारू ने एक फॉर्मल ऑपरेशन की अनुमति मांगी, रिजेक्ट कर दिया गया। उसने फैसला लिया, अब मेरी वर्दी मेरा आदेश है। अंतिम रात, फार्म हाउस का हमला। चारू, नवनीत और सिर्फ 3 विश्वसनीय कमांडो रात 12:45 पर फार्म हाउस पहुंचे। भीतर एक छोटा अंधेरा तहखाना था। गुड़िया वहां अकेली बैठी थी, हाथ पैर बंधे हुए, आंखें डरी हुई। चारू ने दरवाजा तोड़ा, गुड़िया को सीने से लगा लिया। मां आ गई बेटा। लेकिन तभी पीछे से गोली चली। डॉक्टर सुशील माथुर अपने गार्ड्स के साथ आया था। चारू ने गुड़िया को नवनीत को सौंपा और कहा, इस बार कोई नहीं बचेगा। गोलियों की गूंज और एक बलिदान। चारू को एक गोली लगी कंधे पर। उसने जवाबी फायर किया। सुशील के दोनों गार्ड गिर गए, पर सुशील ने गुड़िया की तरफ बंदूक तान दी। चारू दौड़ी और खुद को गुड़िया के आगे कर दिया। ठाक, गोली सीने में लगी। नवनीत ने सुशील को पकड़ लिया, उसे जमीन पर गिराकर हथकड़ी पहनाई। चारू जमीन पर पड़ी थी। गुड़िया ने उसका हाथ पकड़ा। मां, उठो न। चारू मुस्कुराई, तू अब सुरक्षित है। और उसकी आंखें बंद हो गईं।
3 दिन बाद राजकीय सम्मान। नवनीत मुस्कुराया, सबूत ही नहीं, गवाह भी हैं। और वो एनजीओ वाली स्नेहा अरोड़ा अब सीबीआई की गवाह है। केस पूरा है। तुझ पर गैंग बनाकर साजिश करने का, यौन शोषण का और सरकारी अफसर को जानबूझकर फंसाने का चार्ज है। चारू ने उसकी हथकड़ी खुद अपने हाथ से खोली और वही हथकड़ी अशोक के हाथों में डाल दी। अब तुझे तिहाड़ जेल में नहीं, उसी ब्लॉक में रखा जाएगा जहां तू औरों को घसीटता था, चारू ने कहा। एसीपी नवनीत ने चारू की ओर देखा। चारू, तुम ठीक हो? चारू चुप रही। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। मैं आज बहुत कुछ हारते हारते सब पा गई हूं, उसने धीमे से कहा। तिहाड़ जेल का वो पुराना ब्लॉक अब शांत हो चुका था। दरोगा अशोक और उसके साथी हथकड़ियों में जकड़े हुए थे। एसीपी नवनीत राणा ने ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया था। एसपी चारू मिश्रा अब एक बार फिर से अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी थी। लेकिन उस रात का असर सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी गहराई से छू चुका था। चारू जेल के मेडिकल रूम में थी। उसकी कोहनी पर हल्की चोट आई थी। डॉक्टर पट्टी कर रहा था। एसीपी नवनीत दरवाजे के बाहर खड़ा था, निगाहें नीची थीं, चेहरा गंभीर। चारू बाहर आई। अब सब खत्म हो गया, नवनीत ने कहा। चारू ने धीरे से कहा, नहीं, अभी तो सब शुरू हुआ है। कुछ पल बाद एसीपी ऑफिस, सिविल लाइंस। अशोक और उसके दोनों साथियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मंत्री के बेटे के नाम का पर्दाफाश हुआ। मीडिया हाउसों में अब जो खबर चल रही थी वो ये थी। एसपी चारू मिश्रा की बहादुरी से खुला तिहाड़ जेल का सबसे बड़ा सेक्स रैकेट। एसीपी नवनीत राणा और एसपी चारू की प्लानिंग ने उजागर किया प्रशासन के भीतर का अंधेरा। रात 11 बजे पुलिस हेडक्वार्टर की छत। चारू अकेली खड़ी थी, हाथ में चाय का कप लिए। उसके बाल हवा में बिखरे हुए थे और चेहरा हल्के थकान से भरा हुआ लेकिन शांत। नवनीत चुपचाप आया। चारू, उसने धीमे से कहा। चारू मुस्कुराई, तुमने फिर जान बचाई? नहीं, नवनीत बोला, इस बार मैंने सिर्फ साथ दिया, असली लड़ाई तो तुमने अकेले लड़ी। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। चारू ने उसकी ओर देखा, तुम्हारी आंखों में कुछ है जो हमेशा था, लेकिन तुमने कभी कहा नहीं। नवनीत की सांसें भारी हो गईं। उसने खुद को थोड़ा संभालते हुए कहा, एसपी चारू मिश्रा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। देश के कोने कोने से लोग आए उस महिला को अंतिम सलाम देने, जिसने वर्दी से ज्यादा इंसानियत को पहचाना। 1 साल बाद एसीपी नवनीत राणा अब दिल्ली पुलिस कमिश्नर है। और गुड़िया? वह अब गुड़िया मिश्रा राणा के नाम से स्कूल जाती है। हर साल 15 अगस्त को वह स्कूल में भाषण देती है। मेरी मां ने मुझे मरते हुए बचाया नहीं, बल्कि जीते हुए जिंदा किया। अंतिम पंक्तियां। चारू मिश्रा मर गई नहीं, वो अब हर उस बेटी में जिंदा हैं जिसे कोई मां बनकर बचाने वाला नहीं था। दोस्तों, कहानी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मंच अक्सर को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं अच्छे से अच्छे कहानियां लाता रहूं। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।